अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आगे बढ़ने से पहले कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ का ये फ्रंट पेज देखिए। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के अगले दिन इसने अपनी हेडलाइन में लिखा, इंडिया कट्स मोदी डाउन, यानी इंडिया ने मोदी का कद छोटा कर दिया। हेडलाइन ऑल कैपिटल लेटर्स में है, इसलिए इंडिया का मतलब हिंदुस्तान भी हो सकता है और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया यानी INDIA भी। वही इंडिया गठबंधन जिसे नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपाई नेता बड़ी हक़ारत से घमंडिया और इंडी गठबंधन कहते रहे थे। नरेंद्र मोदी का कद उस हिंदुस्तान ने छोटा किया है जिसे वे धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान जैसे दो हिस्सों में बांटना चाहते थे। भाजपा ने 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव इसी हार्डकोर हिंदुत्ववादी सोच के आधार पर लड़ा। इसी सोच के तहत नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने कांग्रेस के रकीबुल हुसैन को असम के धुबरी से 10 लाख से ज़्यादा वोट से जिताकर संसद में भेजा। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को डराया कि इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो मुसलमानों को खुश करने के लिए नवनिर्मित राम मंदिर पर ताला लगवा देगा। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने अयोध्या वाले लोकसभा क्षेत्र फैज़ाबाद से भाजपा के सिटिंग MP लल्लू सिंह को हराकर समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जिताया। नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में कहते रहे कि इंडिया गठबंधन वाले दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने संदेश खाली वाले बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा को हराते हुए तृणमूल कांग्रेस के हाजी नूरुल इस्लाम को जीत का सेहरा पहनाया। भाजपा के नैरेटिव बिल्डिंग के ठीक उलट इस चुनावी रिजल्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में हमने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और उर्दू साहित्यकार शफी मशहदी, खानका मुनमिया कमरिया पटना सिटी के सज्जादा नशी और अरबी के प्रोफेसर डॉक्टर शमीमुद्दीन अहमद मुनवी और बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद से बात की। लेकिन इससे पहले कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां और RJD सांसद मनोज झा से सुनते हैं इस रिजल्ट के बारे में वो क्या कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नारे फेल हुए अभी तक, और इस बार का जो संघर्ष है ये राजनीतिक संघर्ष विचारों का संघर्ष है। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है। पॉलिटिक्स ऑफ हेट और पॉलिटिक्स ऑफ लव के बीच में एक तरह का संघर्ष चल रहा है। डिवाइड एंड रूल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की। अभी हमारा संघर्ष बचा हुआ है। इस चुनाव के बाद भी हमारा संघर्ष लंबा बचा रहेगा। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति देश में रही है और आर्थिक कमजोरी की राजनीति तो हार रही है। एग्जिट पोल वाले, हम लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल कराने वाले लोगों ने कभी भी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी उसकी गवर्नेंस पे कोई सवाल तो उठाया नहीं था, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती थी। पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है। अब हम साहित्यकार, विद्वान और पत्रकार की नज़र से इस चुनावी रिजल्ट को देखते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल जो था, इस रिजल्ट से ये साबित हुआ है कि जमहूरियत की जीत हुई है और नफ़रत की शिकस्त हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है, सेकुलरिज्म की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक नफ़रत का माहौल फैलाया गया था उसकी शिकस्त हुई है। जिस तरह किसी टेक्निकल चीज़ को हम रिफ्रेश करते हैं तो उसके अंदर एक नई ज़िंदगी आ जाती है, उसी तरह इलेक्शन आईनी निज़ाम को रिफ्रेश करने का एक नहायत उम्दा तरीक़ा है। इससे अवाम भी रिफ्रेश होती है, इसलिए कि अवाम को ये एहसास होता है कि हम सिर्फ महकूम नहीं हैं, हम हाकिम चुनने वाले हैं।
दूसरी बात यह कि हाकिमों को ये एहसास होता है कि आप हमेशा के हाकिम नहीं हैं, आप तभी तक हाकिम हैं जब आपके हुक्म से अवाम मुतमईन हो। तो इस इलेक्शन ने सचमुच हमारे देश की जमहूरियत को और हमारे देश के गणतंत्र को रिफ्रेश किया है। इस इलेक्शन से एक मैसेज साफ गया है कि अवाम नफ़रत को, लड़ाने को, जुल्म को, बर्बरियत को, जबर व इस्तिबदाद को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जो तबका जुल्म को, जबर को पसंद करता है या उस पर हंसता है या उसको समझता है कि ये सही है, इस इलेक्शन ने बता दिया कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है और बीमार जहनियत बहुत ज़्यादा दिनों तक अपनी बीमारी के नताइज दुनिया में नहीं बिखेर सकती। उसकी सेहतमंदी के लिए हमारा आइन इंतज़ाम करता है और आइन ही इलेक्शन के ज़रिए ऐसी तोड़ने वाली, लड़ाने वाली, झगड़ाने वाली, लोगों के बुनियादी हुकूक को पामाल करने वाली, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने वाली चीज़ों को आइन इलेक्शन के ज़रिए ख़त्म कर देता है। लोकसभा चुनाव 2024 का जो रिज़ल्ट आया है उसकी सबसे अहम बात अगर मेरे लिए कुछ है तो वो जो 400 पार का नारा था, उस नारे का बुरी तरह फेल होना है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि उसे 370 सीटें हासिल होगी। वो 370 जो है कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के मुनासबत से या उसके वजह से कह रहे थे लोग, तो वो जो एक प्रतीकात्मक बात थी वो भी फेल हुई और ये भी फेल हुआ कि 400 सीट एनडीए को आएगी। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया गया था और जो सरकार के ख़िलाफ़ माहौल था उसको कम करने के लिए किया गया था। तो जो 370 का दावा कर रहे थे वो 270 में नहीं ला सके बल्कि 240 पर अटक गए। दूसरी बात, इस नारे के फेल होने के साथ साथ ये समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की, उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया, उन्हें घुसपैठिया कहा, उन्हें ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा और ये भी कहा कि जो संपत्ति है आम हिंदुओं की उसे बांटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यही नहीं, आरक्षण के बारे में भी गलत बयानी की और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण ओबीसी SC ST का है उसे छीन कर दे दिया जाएगा मुसलमानों को। इंडिया गठबंधन के बारे में तरह तरह का बयान दिया जा रहा था। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे भी कम सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने 99 सीटें ली और इंडिया गठबंधन की बहुत जगह जो हार हुई है वो बहुत कम मार्जिन से हुई है। तो ये एक अहम बात है। हमारे मेहमानों ने कहा कि जहां एक तरफ बहुसंख्यक वर्ग ने नरेंद्र मोदी के ख्वाब को चकनाचूर किया, वहीं अल्पसंख्यकों ने भी काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया। तमाम मैंने सिर्फ अक़लियत की बात नहीं है, जो अक्सरियत है, अक्सरियत ने भी इस बात को साबित किया है कि वो इस तरह की जहनियत जो जिसका इन्हिसारी नफ़रत पर हो उसको वो पसंद नहीं करती है। तो इस लिहाज से ये मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये बहुत ही अहम इलेक्शन हुआ है और काफ़ी मैंने इसके नताइज बहुत ही हैरतनाक हद तक हुए हैं। ये बहुत ही उम्मीद अफजा है जमहूरियत के लिए और जब जमहूरियत मजबूत होती है तो उसमें जहाँ अक्सरियत का फ़ायदा होता है उसमें अक़लियत भी ख़ुद को महसूस करती है। तो वो इस इलेक्शन ने वो एहसास अक़लियत को भी दिया है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ बेहतर है, जो पहले जो अंदेशे थे वो अंदेशे कम हुए हैं। इस लिहाज से ये बड़ा तारीख़ी इलेक्शन हुआ है और इसके नताइज बहुत दूररस होंगे। एक बात तो है कि अक़लियत का रोल हर डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ होता है और होना भी चाहिए। वो मुकाबले से नहीं जी सकती है, बल्कि जो हमारी आबादी में जो सेकुलर ताकतें हैं, जो सेकुलर जहन है, उसके साथ उसको अपनी हमआहंगी शो करनी होगी ताकि वो मजबूत हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो बहुत अभी जल्दी कहना कोई
बात है, अभी पूरी तज्जिया होना चाहिए कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ है। और ज़्यादातर कोशिश कुछ लोगों की रही है, साहिब इख्तियार लोगों की, कि एक तरफ अक्सरियत को मुत्तहिद किया जाए या मज़हब के नाम पर या नफ़रत की बायस, और दूसरी तरफ मुस्लिम जो वोट है उसको बांटने की कोशिश की जाए। ये बिहार में भी हुआ है, यूपी में तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन अक़लियत ने इस बार काफ़ी होशमंदी से काम लिया है और वो उन्होंने इस गेम को महसूस किया है। इसीलिए जैसे आज भी जो वोट है 26 लोग आए हैं, तो उसी वजह कर हुआ है। अगर ये होशमंदी न दिखाते तो ये भी नहीं आते, जिस तरह का माहौल था। ये इलेक्शन इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि इस भारत में सेकुलर आवाम जो मिलकर रहना चाहती है, जो सबके अधिकारों के प्रति सचेत है, जिसको इस बात का एहसास है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग बसते हैं और सबका अधिकार है और सबके प्रति सरकार का समान दृष्टिकोण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में अगर कभी बैलेंस न रहे, संतुलन सरकार खो दे, या सरकार ये कहती रहे कि हम सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस नारे को आवाम तक पहुंचाने में कामयाब न हो, आवाम को ये मैसेज जाए कि कहीं ना कहीं अविश्वास हो रहा है, तो ऐसे मौके पर ये इलेक्शन बहुत कुछ कह रहा है। भाजपा शासनकाल में पैदा किए गए नफरती माहौल के बावजूद इस बार 24 मुसलमान लोकसभा पहुंच रहे हैं। हालांकि 2019 में उनकी तादाद 26 थी। जहां तक बिहार का ताल्लुक है, इस बार भी सिर्फ 2 मुसलमान मोहम्मद जावेद किशनगंज से और तारिक अनवर कटिहार से चुने गए हैं। ये अलग बात है कि कुल 40 सीटों में 13 पिछड़े, 12 स्वर्ण, 7 अति पिछड़े और 6 दलित वर्ग से चुने गए हैं। दलितों में 2 पासवान, 2 रविदास, 1 पासी और 1 मुसहर जाति से संबंध रखते हैं। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर हमारे मेहमानों ने खुलकर अपनी राय पेश की। इस सेकुलर पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया, कितनी सीटें दी मुसलमानों को लड़ने के लिए, और ये भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के समर्थकों ने, जो मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनको कितना समर्थन दिया। अगर बिहार की बात की जाए तो सिर्फ 2 लोग यहाँ से चुने गए और दोनों ऐसी जगह जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जैसे एक सीट है मधुबनी, तो क्या मधुबनी में सेकुलर वोट अली अशरफ फातमी को मिला? आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उसी तरह से सीवान का मामला भी देखा जाए तो क्या हिना शहाब के साथ आरजेडी ने सही बर्ताव किया और क्या उनको उस वर्ग का समर्थन मिला जिस वर्ग का समर्थन आरजेडी को मिलता है? तो ये सब बातें ऐसी हैं जो सोचने की है। ठीक यही सवाल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों के साथ भी था कि उनकी नुमाइंदगी घटती थी, उनका नुमाइंदा आ नहीं पाता था। यही सवाल औरतों के साथ भी था कि ख़वातीन की सही नुमाइंदगी नहीं हो पाती थी। आपने देखा कि उसका इलाज सोचा गया और ये फैसला लिया गया कि ये तब तक इनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती है जब तक कि हम इनके लिए सीट रिज़र्व न करें। सीट रिज़र्व करने से आज इस मसले का थोड़ा सा हल सामने आ गया कि ख़वातीन की, महिलाओं की भी नुमाइंदगी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस की भी, हरिजन की भी नुमाइंदगी होने लगी। यही हाल नौकरियों का था कि नौकरी में ये लोग नहीं आ पाते थे। इससे साफ पता चल रहा है कि आज के ज़माने में मुसलमानों की घटती हुई नुमाइंदगी ये बता रही है कि कई तरह का कारण है जिसकी वजह से मुसलमान नुमाइंदा पार्लियामेंट में और असेंबली में नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें सरकार की नीयत का भी कसूर है, पार्टियों की नीयत का भी कसूर है कि पार्टी टिकट देंगे ही नहीं, जितनी देंगी उसी में से थोड़े से जीत के आएंगे। जो जनता है उसका भी एक कसूर है कि वो इतनी बालिग नज़र नहीं है, उसका सियासी शऊर इतना अच्छा नहीं है, वो अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाने में दूसरे भूल भुलैयों में फंसकर कामयाब नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे कि जहाँ पर
आबादी भरपूर है, वहाँ से भी कभी कभी मुस्लिम नुमाइंदा जीत कर नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर जो सवाल आया, जो बैकवर्ड होते चले गए, तो बैकवर्ड सिर्फ कमाई में नहीं हुए, नौकरी में नहीं हुए, एजुकेशन में नहीं हुए, बल्कि पॉलिटिकल सेंस में भी बैकवर्ड हुए। इनके पास इतना सियासी शऊर नहीं है कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं उसके नतीजे में इनकी नुमाइंदगी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब वक्त है कि अगर मुसलमानों को, जो इतनी बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनको ऐवान तक आईनी हुकूक के हासिल कराने के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए भी कंस्टिट्यूएंसी को रिज़र्व किया जाए, रिजर्वेशन उनको भी मिलना चाहिए। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है कि धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो जब ये बात कही गई थी कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, तो वहाँ कोई धार्मिक आधार पर पिछड़ा हुआ भी नहीं था। अब जब धार्मिक आधार ही मेरे पिछड़ने का सबब बन गया है, तब तो ये रिजर्वेशन ज़रूरी हो जाता है ताकि मुसलमान या दूसरे कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, लोकेशन की बुनियाद पर अगर पिछड़ रहा है तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने और संवैधानिक अधिकारों से उसको लैस करने के लिए ज़रूरी है कि संविधान के अंदर रहते हुए ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे ये वंचित समाज भी अपना अधिकार प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि साहब तमाम बड़े बड़े दानिशवरान मुस्लिम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, मसला करें कि मसलक अपनी जगह पर, सियासत अपनी जगह पर है। तो इस सियासी माहौल में हमें क्या करना चाहिए जो हमारे मफाद में हो। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की खूबी, जिस तानाशाही मिजाज वाले नरेंद्र मोदी का उभार मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर हुआ था, उसी नफरत ने उन्हें एक ऐसे प्रधानमंत्री में तब्दील कर दिया जिसका कंट्रोल मुसलमानों से नज़दीकी रखने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में रहेगा। इसके अलावा उनके सामने अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष INDIA यानी इंडिया होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से मुसलमानों को निशाने पर लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अब देखना यह है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके लिए सबसे बड़ा समर्थन अगर मिला है तो वो मुसलमानों की तरफ से मिला है। तो क्या ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के हित के बारे में सोचेंगी? ये सही है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CAA और NRC की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वो ऐसे बातें नहीं कहेंगे? क्या जो सेकुलर पार्टियां नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही है वो इस पर कोई रोक लगा सकेंगी? और क्या विपक्षी दल जो है, जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो मजबूती से संसद में आवाज़ उठाएगा कि जो अल्पसंख्यक विरोधी चीज़ें हैं वो ना हो? अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।